नमस्ते किसान भाइयों। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कैसे हमें धान का बीज का चयन करना है, बीज उपचार कैसे करना है और नर्सरी तैयार कैसे करना है। अगर कोई किसान भाइयों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो हमने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप जाके देख लीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब हम बात करेंगे आज के दिन उस फसल में किस तरह प्रबंधन करना है। तो हमारे साथ एग्रोस्टार से वरिष्ठ एग्री डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, जिनके पास धान की फसल के बारे में 10 सालों से अधिक का अनुभव है, जो आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं कि धान की रोपाई करते समय हमको क्या सावधानियां रखना चाहिए और खेत की तैयारी किस प्रकार करना चाहिए। ये बहुत विस्तार पूर्वक आज हम जानने वाले हैं, तो आप कहीं जाइएगा मत। और जितने भी किसान भाई आज जुड़े हैं, कृपया कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको कौन सी जानकारी अगले वीडियो में चाहिए, ताकि वो भी हम आपकी जानकारी का जो है सुझाव अगले वीडियो में दे पाए। तो डॉक्टर साहब नमस्ते। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में काफी महत्वपूर्ण जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई थी, तो अभी हम पौध की रोपाई करते समय दूरी कितनी रखनी चाहिए, क्या प्रबंधन करना चाहिए, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद कमल जी और नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में बहुत सारी चीज देखा, उसके बाद के जो कमेंट्स आए हैं कि नर्सरी मैनेजमेंट का स्टेप तो हो गया है, अभी तक हमने जो पिछले वीडियो में कवर किया कि सीड का सिलेक्शन कैसे करना है, बीज का चयन कैसे करना है, उसके बाद बीज उपचार, उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप आया कि नर्सरी का मैनेजमेंट कैसे करना है, नर्सरी में खाद प्रबंधन कैसे करना है। ये सारी चीजों के बाद जो कुछ नर्सरी में चैलेंजेस आते हैं कि नर्सरी का पीला पड़ना, पौध को उखाड़ते समय जो पौध की जड़ें टूट जाती हैं जिसकी वजह से पौधे मरने की संभावना ज्यादा होती है, बीज का अंकुरण कैसे बढ़ाया जाए, तो ये तमाम चीजें हमने पहले वीडियो में कवर किया है। तो जैसा कि अभी कमल जी ने भी बताया, वो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में मिल जाएगा आपको। जिन किसान भाइयों ने वीडियो नहीं देखा है उसको प्रीफर करिए, ताकि इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि आपके नर्सरी के स्टेप के बाद वाला जो स्टेप है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसा कि कमल जी ने बोला कि अभी नर्सरी तक का हमारा जो ज्ञान था हमने किसान भाइयों को ज्यादा तक शेयर किया, जो हमारे अनुभव थे वो हमने शेयर किए। अभी बात आती है कि हमें ट्रांसप्लांटिंग यानी पौध की रोपाई कितने अंतराल पे करनी है। लेकिन मैं यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा पहले आना चाहूंगा कि पौध की रोपाई करने के पहले जो होता है मुख्य खेत में खेत की तैयारी, जहाँ पे आपको रोपाई करनी है उस खेत की रोपाई कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये अन्य क्रॉप से हट के है। यहाँ पे आपकी जो जमीन तैयार करनी है वो इस लेवल पे तैयार करना है ताकि आपका जो पानी है वो ज्यादा से ज्यादा मतलब लीच आउट ना होने पाए, पानी ठहरे खेत में। क्योंकि आपको भी पता है कि धान की फसल ऐसी है कि जो कि पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो उसके लिए खेत में पानी को किस तरीके से निर्धारित किया जाए, पानी का ठहराव को कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए खेत की तैयारी बहुत विशेष रोल अदा करेगी यहाँ पे। तो ज्यादातर किसान भाइयों की जो प्रैक्टिस है या जो करते हैं ट्रेडिशनल, उसमें और थोड़ा बहुत ही माइनर चेंजेस होगा, जैसे मैं कवर करना चाहूंगा। बहुत सारे जो अच्छे फार्मर्स हैं वो कर भी रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहले कमल जी, हमें जब खेत की तैयारी करनी है, जैसे मैंने पहले बोला कि नर्सरी जब हम डालते हैं लगभग 20 से 25 दिन पहले हम नर्सरी डालते हैं, तो 20 से 25 दिन पहले ही हमें उसी समय जहाँ पे रोपाई करनी है, गेहूं की कटिंग करने के बाद, गेहूं की हार्वेस्टिंग करके उस खेत में एक जुताई मिट्टी पलट हट से करके छोड़ देना चाहिए, खेत को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, उसमें सनलाइट एयर वगैरह जाने से, जैसे मैंने पहले भी बोला, तो बहुत सारे जो कीट और फफूंद जनित जो रोग के पनपने की संभावनाएं होती हैं, जो कुछ दीमक वगैरह के अंडे होते हैं, दीमक सब नष्ट हो जाते हैं। तो इससे आपका रोग और कीट पे काफी अच्छा कंट्रोल देखने को मिलता है। उसके बाद जब करीब आपकी रोपाई करने के एक हफ्ते पहले, रोपाई करने से एक हफ्ते पहले जी बारिश हुई, अगर बारिश नहीं हुई है तो एटलीस्ट एक बार आपको खेत में पानी चला करके पूरी जुताई करनी चाहिए 2-3 कल्टीवेटर से, मिट्टी आपकी भुरभुरी हो जाए। उसके बाद फिर उसमें पाटा लगा देना चाहिए। ये पाटा लगाने के बाद आपकी खेत तो समतल हो जा रही है, लेकिन उसमें भी एक चीज हमें ध्यान देना है कि अभी हमें पडलिंग करना है। रोपाई करने के 2 दिन पहले या फिर रोपाई करने से 1 दिन पहले जहां पे आपको रोपाई करनी है, उस खेत में पहले करीब 4 से 5 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा मतलब चारों तरफ मेड़बंदी अच्छे से कर ले, ताकि पानी आपका खेत का निकल के दूसरे खेत में न जाने पाए, यानी मेड़ का कटाव न होने पाए। जितना आप खेत में पानी भर रहे हैं वो पानी उस खेत में ठहरना चाहिए। कीचड़ जिसे बोलते हैं, कीचड़ खूब बना के उसमें आपको पडलिंग करना है, चैनल लगा के पानी में। उसमें बाद हम मिट्टी में करेंगे ताकि मिट्टी जो है खूब लेयरिंग बन जाएगी। एक पडलिंग करने के बाद एक लेयर बना लेता है। इतना पडलिंग करने हैं ताकि जाकर आपका जो पानी है वो ठहरे, जो मिट्टी के छोटे बहुत जो छेद होते हैं वो आपस में बंद हो जाते हैं। इससे 2 फायदा होता है। पहला
तो इसके लिए मिट्टी जैसे होता है, मैंने बताया कि चिकनी जरूर मिट्टी जिसमें पानी का ठहराव सबसे ज्यादा होता है, ऐसी मिट्टी का चयन करना सबसे बढ़िया होता है। लेकिन जहाँ पे ऐसी मिट्टी है जहाँ पे एक मतलब दोमट मिट्टी है, हैवी मिट्टी है, लेकिन वहां पे भी अगर आप पडलिंग करके करेंगे तो वहां पे पानी के ठहरने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, पानी ऊपरी सतह पे रहेगा, जो कि धान के पौधे के लिए बहुत जरूरी होता है। तो पडलिंग करने के बाद जब आपका खेत ठहर गया, चारों तरफ से पानी स्थिर हो गया है, उसके बाद एक बार पाटा लगा के या फिर पानी में रोटावेटर चला के खेत को समतल कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इससे पानी का ठहराव अच्छा खासा होता है। उसके बाद तब हमें आएंगे हम रोपाई पे। जी। अब रोपाई हमें करना है, ज्यादातर जो ट्रेडिशनल फार्मिंग जो होती है वहां पे दो तरीके से, एक तो मैंने बोला जैसे पौधे की रोपाई आपने नर्सरी कर लिया है, अभी हमको क्या करना है कि हमें रोपाई करनी है। अब रोपाई करते समय जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होते हैं लगभग 15x20, यानी पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर और एक लाइन से लाइन की दूरी यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी अगर इस मेजर करेंगे कि लगभग 1 वर्ग मीटर यानी 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, उस एरिया में लगभग 33 पौध आने चाहिए। 33 पौधे। 33 पौधे जी। अगर इस कैलकुलेशन पे हम करेंगे तो लगभग अगर 1 एकड़ की अगर मैं बात करूंगा तो लगभग 1,32,000 पौधे आएंगे। तो ये करना पड़ेगा। ये कब हमें करना है और किस वैरायटी के लिए करना है ये भी हमें समझना पड़ेगा। जी। ये स्पेसिंग हमको मेंटेन करना है जो मध्यम अवधि वाली वैरायटी है, जो नॉर्मली लगभग 120 से 130 दिन 135 दिन की वैरायटी होती है। लेकिन अगर यही वैरायटी जो जलमग्न एरिया में होगा या फिर हमें हाइब्रिड सिलेक्शन के लिए करना, जो लंबी अवधि वाली हाइब्रिड वैरायटी होती है, तो उसमें क्या होता है, उनमें फुटाव ज्यादा होता है। उसके लिए हमें स्पेसिंग थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया अगेती के लिए हमने बताया 15x20, जिसमें लगभग 33 पौधे 1 वर्ग मीटर में आते हैं। वहां पे लगभग 1,32,000 होता है पौधा आएंगे 1 एकड़ में आपके। दूसरा जो मध्य समय में तैयार होती है उसके लिए आपको 20x20 पे रखते हैं। अगर 20x20 पे रखेंगे हम तो लगभग हमारे जो पौध आएंगे प्रति वर्ग मीटर में 25 आएंगे। 25 पौधे प्रति वर्ग मीटर आएंगे। उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग औसतन 1,04,000 से 5,000 पौधे प्रति एकड़ में आते हैं लगभग औसतन। और जो लेट वैरायटी है, जो काफी पछेती वैरायटी है, हाइब्रिड में है, जिसमें टिलरिंग काफी अच्छी होती है, तो उसमें अगर हमको करना है, उसमें अगर हम 20x25 पे अगर लगा रहे हैं तो औसतन 16 पौध प्रति वर्ग मीटर आता है। उसमें लगभग देखेंगे प्रति एकड़ में लगभग 80,000 पौध 1 एकड़ में आते हैं। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर हमने हाइब्रिड में बहुत सघन लगा दिया तो उसके लिए जो फर्टाइल टिलर्स हैं उसके लिए स्पेस नहीं मिलेगा। तो अगेती वैरायटी, मध्यम वैरायटी, पछेती वैरायटी, रिसर्च वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी, तो उसके हिसाब से हमने ये चयन बताया कि आपको किस स्पेस में रखना है। ज्यादा जो ट्रेडिशनल होता है आपका, मैंने पहले बताया कि 15x20 वो कॉमन ही चलता है ज्यादातर। अगर वो भी रखेंगे तो अर्ली और मिड तक वो रख लें, और उसके बाद जो है हम 20x25 पे रखेंगे तो औसतन 25 पौधा आ रहा है प्रति वर्ग मीटर, वो इनफ है। आपको हाइब्रिड के लिए भी हो जाएगा, इसके लिए भी हो जाएगा। तो अभी आपने ये जो जानकारी बताई किसान भाइयों, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर आप पौध से पौध की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी शुरू से मैनेजमेंट करेंगे तो ये आपकी उपजाऊ क्षमता जो रहेगा, आप जो उपज लेने वाले हैं वो कैसे बढ़ा सकते हैं, वो आज हम जानने वाले हैं और जान रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप जरूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में आप अगेती, मध्यम या पछेती कौन सी बुआई करते हैं और कितनी दूरी पे लगाते हैं, तो हमें पता चलेगा कितने किसान भाई अगेती करते हैं, पछेती कौन करते हैं और मध्यम कौन लगाते हैं। तो ये जरूर बताइएगा। अब हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, हमारे किसान भाई उनको ज्यादातर समस्या आती है कि वो मैनेजमेंट नहीं कर पाते दूरी का, बड़ा आपने अभी जानकारी दे दिया। अब उसका शुरू में प्रबंधन कैसे करें, क्योंकि लगाने के बाद सही से जमाव होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर किसान भाई उल्टा सीधा लगा देते हैं तो निकल भी जाती है, तो वो थोड़ा सा बताएं। कितनी दूरी पे बता दिया, कितनी गहराई तक लगाना चाहिए वो आप बताइए। हाँ, यहाँ पे जैसा कि आपने बताया कि अभी हमने पौध ट्रांसप्लांटिंग में पौध अंतराल कितना रखना है वो हमने कवर कर लिया। दूसरा मैनेजमेंट का जो आपने अभी बताया कि सबसे ज्यादा उसका प्रबंधन नहीं कर पाते, या शुरुआती अवस्था में क्या विशेष ध्यान देना है वो नहीं कर पाते। उसमें जो सबसे बड़ा गैप आता है ना, मतलब लगभग जो मेरा भी 10 से 15 साल का अनुभव है उसमें, और जो मैं ज्यादातर जो ग्राउंड पे और जो फार्मर फील्ड पे जब जाता हूँ ना, तो एक ही चीज होता है कि वहां पे जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट है वो प्रॉपर सही तरीके से एक संतुलित खाद जो दिया जाना चाहिए उचित अनुपात में वो नहीं जा पाता, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वहां पे कभी किसान बढ़वार की अवस्था में यूरिया दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बढ़वार की अवस्था में वहां पे डीएपी दे रहे हैं। कभी वहां पे फ्लावरिंग की पेनिकल इनिशिएशन है, जो जहां पे बाली निकलने की अवस्था में वहां पे पोटाश दे रहे हैं। तो कौन सा खाद
कब देना है, किस स्टेज में देना है, ये बहुत विशेष ध्यान देना होगा। इसका बहुत ही सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे किसी भी फसल में उत्पादन पे। अगर मैं यहाँ पे धान की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमें जब बुआई करना है तो उसके लिए बेसल फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कैसे करना है, शुरुआती खाद प्रबंधन कैसे करना है, जिससे आपने नई पौध उखाड़ के जो लगाई हुई है, जो 22 दिन से 25 दिन की पौध जो आपने लगाई है, ताकि रूट स्थापन अच्छा हो, पौधों में टिलरिंग अच्छा हो, फर्टाइल टिलर्स और प्राइमरी टिलर्स ज्यादा से ज्यादा हैं, तो उसके लिए खाद प्रबंधन क्या रखना चाहिए आपको, उसमें भी 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा जी। क्योंकि ज्यादातर देखते हैं कि आप जो खाद देते हैं किसान भाई, ज्यादातर हमारे जो मीडियम से लेकर के 25 जो वैरायटी है उसमें लगभग 2 से 3 बार देते हैं। 2 बार तो कॉमन ही है, अर्ली वैरायटी मिड वैरायटी दोनों में 2 जाता है, लेकिन जो मीडियम से 25 वैरायटी होती है उनमें लगभग 3 बार किसान भाई खाद का एप्लीकेशन करते हैं। लेकिन वो खाद का सीक्वेंस और उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा कितनी है वो जरूरी हम समझेंगे यहाँ पे, क्योंकि वही सबसे बड़ा नॉलेज गैप यहाँ पे हमको मिल रहा है ज्यादातर। और देखा जाए तो अभी हमारे जितने भी किसान भाई हैं ज्यादातर धान की फसल में यूरिया का ही प्रयोग करते हैं, तो वो आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि कई बार किसान भाइयों को बताया जाता है अमोनियम सल्फेट डालो, बट यूरिया ही डालते हैं, तो हम उनको कैसे मतलब बता पाएंगे कि कौन सा खाद उनके लिए उपयोगी है या फसल के लिए बेहतर होगा? बिल्कुल, यहाँ पे जैसे कि अगर हम बताएं कि जो सबसे जो शुरुआती प्रबंधन करना है या बेसल खाद, जिसका आप खाद की एक नींव दे रहे, पौधों को एक नींव दे रहे हैं, जिससे वो डिसाइड करेगा कि आपका पौधा किस लेवल तक जाएगा। फिर अगर अपने बेसल खाद में कुछ भी आपने डोज ऊपर नीचे किया या किसी जो रिक्वायरमेंट जो जरूरी खाद था उसका मात्रा कम कर दी, तो वो टिलरिंग नहीं होगी, पौधे के उचित अनुपात में ग्रोथ नहीं होगा। जब प्राइमरी फर्टाइल टिलर्स नहीं आएंगे तो आपका जैसी बात है कि आने वाले समय में, लास्ट समय में आपका उत्पादन कम आएगा। तो उसके लिए अगर मैं बात करूं, अगर किसान भाई एसएसपी का चयन कर रहे हैं यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट का चयन करते हैं, तो औसतन लगभग 3 बोरी यानी लगभग 50 केजी की बात करें 150 केजी एसएसपी देना है। अगर डीएपी का चयन कर रहे हैं तो डीएपी लगभग 50 केजी 1 एकड़ में। ये फास्फोरस के लिए, देखिए आप सबको पता है कि फास्फोरस का काम रूट स्थापन, रूट डेवलपमेंट यानी जड़ों का जो स्थापन हो रहा है, जो जड़ों का विकास हो रहा है, वो अगर आपने एप्लीकेशन बेसल में दिया है तो लगभग 10 से 12 दिन के बाद आप देखेंगे टिलरिंग, फर्टाइल टिलर्स जो होता है चालू हो जाएगा, और उसमें पौधों की मरने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं अगर आपने फास्फोरस सही समय पे दिया हुआ है। तो ज्यादातर वहां पे हमने फास्फोरस के लिए हमने एसएसपी या डीएपी का चयन किया। उससे भी बड़ी चीज होती है कि मिट्टी में हमें कार्बनिक या फिर जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ानी, जिससे कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात बना रहे मिट्टी में। उसके लिए हमको किसान भाई क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी रिसेंटली अपनी एक बहुत ही प्रीमियम उत्पाद लॉन्च किया था, बहुत अच्छे फीडबैक मिले हमें। एग्रोस्टार का एक संचार है जिसमें जैविक बैक्टीरिया है, उसमें अगर मैं बात करूंगा तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक बेस्ड बैक्टीरिया है। यहाँ पे मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा है अगर आपने बेसल में इसका आवेदन कर दिया है तो जो आप डीएपी, एसएसपी, यूरिया, पोटास, जो बाकी का फर्टिलाइजर आप दे रहे हैं ना, उसकी एफिकेसी बढ़ जाएगी। यानी उसको अपटेक करने की, उसको डिजोल्व करने की, जो मिट्टी में बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर मतलब डिजोल्व नहीं हो पाते, मतलब अघुलनशील अवस्था में पड़े होते हैं, तो मिट्टी में जब माइक्रोबियल एक्टिविटी हो जाती है ना, तो उसके बाद वो अपना काम करना स्टार्ट करता है। और धान की एक ऐसी फसल है, सीजन भी बरसात का है, मिट्टी में नमी की कमी नहीं होगी, और मिट्टी में जितना नमी रहेगा उतना ज्यादा ये मल्टीप्लिकेशन अपना करता रहेगा। तो आपको संचार लगभग 10 किलो की बाल्टी 1 एकड़ के लिए, और उसके साथ हमारे पास एक परख प्रोडक्ट आया हुआ है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, अभी हम काफी राज्यों में अभी हम दे भी रहे हैं। तो उसकी क्वांटिटी लगभग 20 से 40 केजी आप संचार 10 किलो बाल्टी के साथ मिला के दे देंगे। परख में आपका फास्फोरस रिच है, जो कि परख में फास्फोरस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो वहां पे हमने आपको परख 20 केजी ले लीजिए, 20 से 40 केजी भी चल जाएगा। उसके अलावा 10 किलो संचार। डीएपी 1 बोरी, अगर उसकी जगह एसएसपी आप ले रहे हैं तो लगभग 2 बोरी से 3 बोरी ले लीजिए। यूरिया यहाँ पे आपको केवल बहुत कम यानी 20 से 25 केजी लेना है। ज्यादातर जो गलती होती है, किसान यहाँ पे यूरिया ही 1-1, 2-2 बोरी डालते हैं। तो किसान भाई मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर आप यूरिया का डोज ज्यादा करेंगे तो एक्सेस ग्रोथ जो देखने को मिलती है, जो एनर्जी पौधों को टिलरिंग पे जानी चाहिए, वो ज्यादातर उसकी हाइट पे चला जाता है। ऐसे प्लॉट पे आप देखेंगे फसल की हाइट तो बहुत ज्यादा जाती है, लेकिन उत्पादित टिलर्स कम हो जाते हैं। तो वहां पे केवल यूरिया की मात्रा थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको 3 बार में देना है। तो यहाँ पे आपको केवल 25 केजी यूरिया और उसके साथ 25 किलो पोटास देना है। पोटास जिसे पता है कि एक नाइट्रोजन बढ़वार करेगा, फास्फोरस टिलरिंग का देगा, कल्ले का फुटाव करेगा,
और जो मजबूती देने का काम करेगा वो आपका पोटास करेगा, जो कि रोग कीड़ों से लड़ने की क्षमता, पौधों को तनाव से बाहर रखने का काम, ये सब आपका पोटास करेगा। इसके साथ सबसे इसेंशियल अभी के समय पे धान के खेतों में आपने देखा होगा एक खैरा रोग आता है जो कि जिंक की कमी से होता है। तो किसान भाई यहाँ पे एक ध्यान देना होगा, अगर हम अपने खेत में 33% जो जिंक सल्फेट आता है अगर उसका आवेदन कर रहे हैं तो लगभग 5 kg हमको करना है। इसके अलावा अगर हम चिलेटेड जिंक देना चाहें तो बेस्ट ऑप्शन है, लगभग 500 ग्राम हम चिलेटेड जिंक भी जमीन में दे सकते हैं। चाहे आप जिंक सल्फेट ले रहे हैं तो लगभग आपको 5 kg, अगर हम चिलेटेड जिंक ले रहे हैं तो 500 ग्राम 1 एकड़ में हमको देना है। अगर हम जिंक सल्फेट नहीं दे रहे हैं, चिलेटेड जिंक दे रहे हैं, तो वहां पे आप 3 kg सल्फर की मात्रा भी ऐड कर सकते हैं। ये हुआ बेसल, जहां पे आपको खेत की तैयारी के समय दे के पौधे की रोपाई करनी है। कुछ किसान ऐसे भी होंगे जो प्रैक्टिस की बात को पहले पौधे की रोपाई कर देंगे उसके बाद खाद डालते हैं। तो ये आप या तो बेसल में भी दे सकते हैं या पहली खाद जो 2-3 दिन के बाद देते हैं किसान, वहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बेसल में देंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट है जी। और जो किसान भाई बिना पौध रोपाई के सीधा खेत में डालते हैं बीज, उनके लिए क्या प्रबंधन करना उचित होगा, कृपया बताएं। उसके लिए जैसे अभी आपने बताया कि मैंने पहले वीडियो में भी कवर किया था ये चीज कि वहां पे पौधे की रोपाई नहीं हो रही है, वहां पे सीडर से बुआई करते हैं। तो वहां पे वैरायटी पे होता है, अगर हमने हाइब्रिड लिया है तो 10 kg लगेगा, अगर रिसर्च या ओपी वैरायटी है तो लगभग वो हमको 18 से 20 kg लगेगा। यहाँ ध्यान देना है, अगर हाइब्रिड है तो 10 से 12 kg, रिसर्च या ओपी होगा हमको 18 से 20 kg बीज लगने वाला है सीडर से। और स्पेसिंग वहां पे हम 15x15 पे लगाना पड़ेगा। अगर हाइब्रिड है तो हमको थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा 15x20 पे, अगर नॉर्मल रिसर्च वैरायटी है तो 15x15 पे 15x20 पे कर जी। ये हमको डिस्टेंस मेंटेन करना है। बाकी फर्टिलाइजर मैनेजमेंट जब खेत की तैयारी होगी, यही जो सेम डोज मैंने बताया है जी, फर्टिलाइजर के रिक्वायरमेंट सेम ही करना है, वहां पे भी 3 बार में देना पड़ेगा। तो आप बेसल फर्टिलाइजर में कोई भी कमी नहीं करना है। सोविंग मेथड डिफरेंट सोच सकता है, ट्रांसप्लांटिंग के जरिए जा रहे हैं तो भी, या डीएसआर मेथड से सोविंग कर रहे हैं तो भी आपको बेसल फर्टिलाइजर इसी क्वांटिटी में इसी मात्रा में देना पड़ेगा। दूसरा खाद जो देना है वो लगभग जब किसान हर्बिसाइड का एप्लीकेशन कर देते हैं, लगभग 20 से 25 दिन के बाद जो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड डालते हैं, वो डालने के लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन बाद, यानी 20 दिन में अगर 22 दिन में हर्बिसाइड दे रहे हैं तो यानी 8 दिन के बाद 30 से 32 दिन पे वहां पे दूसरी टॉप ड्रेसिंग होती है। तो वहां पे आपको फिर से यूरिया का डोज लेना है। यहाँ पे डीएपी एसएसपी अब हमको नहीं देना है क्योंकि ऑलरेडी उसकी हम रिक्वायरमेंट पूरी कर चुके हैं। तो अभी हमको यूरिया फिर से 25 kg लेना है, पोटास हमको फिर से 25 kg लेना है, यूरिया 25 kg, पोटास 25 kg। उसके साथ हमको अपने पास सल्फर और जिंक कॉम्बिनेशन में एक प्रोडक्ट है सेलजिक, वो लगभग 3 kg 1 एकड़ में हमको जमीन से देना है। और इसके साथ ही साथ क्योंकि अभी आपने जो दिया है रूट को हेल्थी रखने का, रूट डेवलपमेंट के लिए फास्फोरस है, लेकिन एक बहुत जितना भी फर्टिलाइजर है ना उसको चिलेट करके रखने का काम एक बहुत ही अच्छा किसान भाइयों ने उस पर विश्वास जताया है। और लगभग देखा जाए तो हम हर राज्य में वो प्रोडक्ट लेके गए हैं और हर राज्य में बहुत ही अच्छे सकारात्मक उसके रिजल्ट मिले हैं। मैं बात कर रहा हूँ एग्रोस्टार भूमिका की। तो एग्रोस्टार भूमिका जिसमें ह्यूमिक एसिड सीवीड बेस्ड प्रोडक्ट हमारा है, परफॉर्मेंस बहुत तरीके से क्रॉप का परफॉर्मेंस को इनहेंस करेगा। तो वहां पे हमको लगभग 4 से 5 kg 1 एकड़ में भूमिका को ऐड करना है। या तो मार्केट में भी बहुत सारे ह्यूमिक बेस्ड जाइम बेस्ड प्रोडक्ट हैं तो वो आप डालें, लेकिन हमारा थोड़ा सा अलग है। हमारा जाइम नहीं है, हमारा बायो स्टिमुलेंट बहुत तेजी से बूस्ट करता है, बहुत तेजी से रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। आप उस किसान भाई उसका चयन कर सकते हैं। अच्छे टिलरिंग के लिए जो भी खाद आपने दिया है, बेसल में दिया या जो टॉप ड्रेसिंग में दिया, हर एक फर्टिलाइजर को चिलेट करके रखता है, यानी जड़ों के पास पकड़ के रखेगा, जिसकी वजह से पौधों को जब जरूरत होगी अपनी आवश्यकता अनुसार उस न्यूट्रिएंट्स का उपयोग करेंगे अपनी क्रॉप, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। जी। तो ये 2 फर्टिलाइजर हो गया। तीसरा एक बार जो पछेती वैरायटी है वहाँ पे एक तीसरा आवेदन भी करते हैं। तो ज्यादातर 2 ही फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे अगर लगता है जो पछेती वैरायटी है तो वहां पे किसान भाइयों को यूरिया और जिंक का एक आवेदन और करना पड़ेगा, अदरवाइज क्रॉप इनफ। जी। तो अभी हमारे किसान भाइयों को काफी प्रश्न आ रहे थे, आशा करते हैं उनको ये जवाब मिल गया होगा। आपको ये जानकारी कैसी लग रही है कृपया कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और आपका कोई प्रश्न है, अगला वीडियो किस पर आधारित होना चाहिए वो जरूर बताइए। कई सारे किसान भाइयों को कमेंट्स आ रहा है कि हमने पौध लगा दिया, अब उसका
छिड़काव हम किस तरीके से करें, कौन से ऐसे उर्वरक प्रबंधन करें स्प्रे में जो फसल के लिए बेहतर हो। कई सारी समस्या जैसे पीलेपन की समस्या आती है, तनाव वाली समस्या आती है, तो उसका हम प्रबंधन कैसे करें, कृपया बताएं डॉक्टर साहब। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि मतलब सॉइल एप्लीकेशन के थ्रू या फिर हमने टॉप ड्रेसिंग में जमीन में तो अच्छे खासे खाद का आवेदन हमने कर दिया है, लेकिन छिड़काव भी बहुत जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि सडन जो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होता है, अचानक से तापमान में उतार चढ़ाव होता है, उसकी वजह से पौधा कभी कभी तनाव में आ जाता है। क्योंकि आप देखते हैं कि कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पौधा स्ट्रेस में इतना रहेगा, ऊपर की टिप बर्न होने लगती है ज्यादा गर्मी की वजह से, तो वो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी की वजह से ही होता है। तो हमने जो सॉइल में दिया है वो काम तो करेगा, लेकिन जो सॉइल एप्लीकेशन में देते हैं एक थोड़ा समय लेता है पौधों को मिलने में। तो इसकी वजह से हमें इमीडिएट या टेम्परेरी सोल्यूशन के लिए, हमें पौधे हमारे स्ट्रेस में जाएं, तनाव में जाएं, तो वहां पे इमीडिएट रिजल्ट के लिए, तत्काल परिणाम पाने के लिए कुछ हमें छिड़काव प्रबंधन में न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको जो शुरुआती अवस्था में जब आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो एक तो ये भी तरीका है कि जड़ों का स्थापन होने के लिए अपने पास एक एग्रोस्टार का प्योरकेल उत्पाद है। अभी काफी किसान भाई को नहीं भी पता होगा, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट मैं कवर कर रहा हूँ। इस प्रोडक्ट का जब पौधे की रोपाई करते हैं नर्सरी से पौधे उखाड़ने के बाद, तो करीब 3 से 4 ml या 5 ml पर लीटर पानी में वो घोल लें। 3 से 5 ml पर लीटर पानी में वो घोल बनाएं, तो यानी लगभग बात करूंगा तो 200 लीटर पानी में अगर देखेंगे तो 200 में आप लगभग 600 से 800 ml इस प्योर केल का डीप कर लें, और उसमें जो हमारी पौध की उखाड़ते हैं ना, जो पौध लगाने के लिए, उस पौध को उसमें डीप कर दें। लगभग 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक डीप करने के बाद वो पौधा अगर खेत में लगाते हैं, ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल अनुभव रहा है, मैंने खुद इस पे काम किया है, तो उसमें पौधों की जड़ों का स्थापन बढ़ जाता है और टिलरिंग बहुत जल्दी से आना स्टार्ट होता है। तो जो शुरुआती अवस्था में एक पौध से उखाड़ के दूसरे का पौध लगाएंगे तो 100% पौधा कुछ समय लेता है, तनाव में रहता है, तो उस तनाव के बाहर रखने का भी काम करेगा, पौधों को हेल्थी भी रखेगा, जड़ों का भी विकास बहुत तेजी से होता है। तो बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम मुझे मिले हैं इसके, अगर हमने ये चीजें प्योरकेल के साथ डीप में करके लगाया। एक तो पहला हुआ जी। दूसरा अगर मैं बात करूं, आपको स्टेज के हिसाब से लेके जाना है। पहला जो छिड़काव करना है वहां पे आप ह्यूमिक बेस, ह्यूमिक एसिड, सीवीड, इसका कंटेंट में बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे उत्पाद उपलब्ध हैं। तो मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ह्यूमिक बेस, ह्यूमिक एसिड बेस्ड या फ्लूविक एसिड बेस्ड न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं। तो अगर मैं अपने एग्रोस्टार के बारे में बता दूं, क्योंकि प्रोडक्ट की गुणवत्ता के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ का प्रोडक्ट जो हम R&D पे अपने प्लॉट पे या किसान भाई को जो दे रहे हैं, जो ट्रायल ले रहे हैं, तो बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिले। तो वहां पे अगर हमको जो पहला स्प्रे लेना है लगभग 8 से 10 दिन पे रोपाई करने के बाद, तो पहला स्प्रे आपको पावर जेल या ह्यूमिक एसिड, जो हमारा ह्यूमिक पावर NX, उसका आप लें। अगर पावर जेल का लेना है तो वहां पे 500 ग्राम, अगर ह्यूमिक पावर NX लेना है तो लगभग हमको 400 ग्राम एकड़ में देना है। या तो आप अगर स्प्रे में जा रहे हैं तो स्प्रे में अगर देना है तो लगभग वही 30 से 40 ग्राम पावर जेल, और ह्यूमिक पावर NX जो है लगभग 20 से 25 ग्राम पर पंप, यानी जो 15 लीटर की टैंक होती है उसी का एवरेज मान के चलते हैं। पर पंप में हम ह्यूमिक पावर NX अगर देना है तो लगभग 20 से 25 ग्राम, अगर हमें पावर जेल देना है तो 30 से 40 ग्राम पर पंप में डाल के छिड़काव करेंगे। ये पहला स्टेज हुआ। ये काम क्या करेगा, अगर यहाँ पे आपने स्प्रे ले लिया है, पौधों में ग्रीनरी मेंटेन रहेगी, सनलाइट मिलेगा, क्योंकि उसमें टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो पौधे अपना भोजन बहुत अच्छे से बनाएंगे और पौधा वहां पे क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि फास्फोरस भी नीचे से मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है, नमी भी प्रॉपर है, आपने ये चीजें दी है, तो पौधा स्ट्रेस में नहीं जाएगा। तो अपना जो एक्टिविटी है वो प्रॉपर टाइम टू टाइम करता रहेगा, जिसकी वजह से क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ग्रीनरी मेंटेन रहेगी, तो पौधा जब स्ट्रेस में नहीं जाएगा, तो जायज सी बात है कि जो स्टेज है उसका आपने जब लगाया है तो वो स्टेज होता है टिलरिंग का, तो टिलरिंग ज्यादा आएगा, तो फर्टाइल टिलर्स वहां पे बढ़ जाएगा। दूसरा स्प्रे यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, आपकी ये लगभग जब 30 से 35 दिन का हो जाता है, यानी जो आपने हर्बिसाइड जब देते हैं ना, अभी मैं हर्बिसाइड का भी जिक्र करूंगा यहाँ पे। हर्बिसाइड का एप्लीकेशन करने के बाद कुछ न कुछ झटका पौधों पे आता है या कुछ न कुछ टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है पौधों पे, तो वहां पे किसान भाई लगभग हर्बिसाइड का स्प्रे लेने के 7 से 10 दिन के बाद वहां पे हमारे पास एक प्रोडक्ट है एग्रोस्टार का फास्टर, और जो अभी मैंने आपको बताया एग्रोस्टार का प्योर केल। तो फास्टर 40 ml, प्योर केल 50 ml, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर के आप स्प्रे कर देंगे, बेस्ट रिजल्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो झटका लग रहा है उससे भी बचा के रखेगा। बायोटिक, ये बायोटिक जो स्ट्रेस, बायोटिक इन द सेंस इनिशियल स्टेज में बहुत सारे पेस्ट का अटैक होता है। अभी मैं बात करूं तो पेस्ट और डिजीज का एक अलग से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि धान का जो प्लॉट होता है, धान की जो क्रॉप होती है, बहुत तरह के उसमें रोग और कीट का अटैक आता है। तो एक
बड़ा सब्जेक्ट है, उसके लिए एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो उसकी अटैक से, रोग और कीट के अटैक की वजह से जो तनाव आता है जिसे बायोटिक स्ट्रेस बोलते हैं, और कुछ मौसम का जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसको एबायोटिक यानी अजैविक तनाव बोलते हैं, तो उससे बाहर रखेगा। अब बात करें यहाँ पे तीसरा स्प्रे। तीसरा स्प्रे कब करना है जी। जब पाइनिकल इनिशिएशन स्टार्ट हो, यानी आपके पौध में बालियां गोभ में आ चुकी हैं, यानी 10% बाहर निकल चुकी हैं, बाकी गोभ में हैं। यहाँ पे आपको बहुत देना पड़ेगा। स्पेशली यहाँ पे अगर आपने 10-20 पीस जो हमारा आयरन के साथ एक न्यूट्रिएंट्स है वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, ये लगभग 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, और इसमें आपको यहाँ पे फ्लोरेंस लेना पड़ेगा जो कि इम्यूनो बेस्ड प्रोडक्ट है। इसको अगर आपने मिलाकर के स्प्रे करेंगे तो जो गोभ में पड़ी हुई है बालियां, वो पूरी की पूरी आप देखेंगे इमीडिएट 1 हफ्ते के अंदर पूरी की पूरी गोभ से बाहर आ जाएंगी। ये बहुत ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा हमारे किसान भाइयों। यहाँ पे आपने देखा होगा कि लास्ट के समय पे बहुत बार बालियां तो निकलती, बहुत सारी लगभग 1 से 2 इंच बालियां गोभ के अंदर ही रह जाती हैं, क्योंकि वहां पे जो नाइट्रोजन चाहिए, जो इमीडिएट नाइट्रोजन चाहिए, यहाँ पे जो इम्यूनो बेस्ड प्रोडक्ट चाहिए, वो तुरंत नहीं मिल पाता। कभी कभी किसान यूरिया देते हैं उस समय पे, लेकिन वो यूरिया डिजॉल्व होकर मिलने में थोड़ा समय लगता है, और इमीडिएट आप जब स्प्रे करोगे तो तुरंत उसका रिजल्ट मिलता है, तो गोभ से तुरंत बाहर आ जाएगी। इसकी वजह से जो चैकनेस होता है, जो खाली दाने होते हैं ना, उनकी संख्या बहुत कम होती है। तो दाने का भराव, बालियों में दाने का भराव बहुत बेहतर तरीके से होगा। दाने में आप देखेंगे चमक बहुत अच्छी तरीके से आएगी। नॉर्मली किसान ज्यादातर 3 से 4 स्प्रे करते हैं जो अच्छे फार्मर हैं। यही एक अंतर होता है कि स्प्रेइंग आपको टाइम टू टाइम, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट अगर टाइम से टाइम कर लिया आपने, तो जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, जो प्रोडक्शन है, लगभग 20% तक हाइक देखने को मिलता है। औसतन जो किसान भाई अगर स्प्रे नहीं कर रहे हैं टाइम से, ये जो न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट मैं बता रहा हूं, अगर ये नहीं कर रहे हैं, औसतन वो किसान भाई 20 से 22 कुंटल पाएंगे अगर इस सीक्वेंस में, इस टाइम पे ये फर्टिलाइजर जो हमने बताया सॉइल एप्लीकेशन में, और इस स्टेज में जो मैं स्प्रे बता रहा हूँ, अगर ये समय से स्प्रे लिया तो 100% 20 to 25% तक यील्ड बढ़ जाती है। औसतन लगभग 3 से 4 कुंटल एकड़ तक यील्ड इंक्रीज हो जाती है। ये यहाँ तक अगर करें। दूसरा जो पछेती वेराइटी है, जैसे मैंने बताया, ये यहाँ तक हो गया बाली निकलने तक। जो कुछ फार्मर ऐसे भी हैं कि एक लास्ट स्प्रे में और मैं सजेस्ट करूंगा, जब बाली में दाने भर जाएं, यानी अब दाने में चमक और क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए 0-30-35 FE जो है हमारे पास, वो भी वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है, वो लेना है। उसके साथ आप जो है अपना ग्रेड 2 जो भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं चिलेटेड फॉर्मेशन में, तो वो आप स्प्रे ले लें। एक लास्ट स्प्रे आप अगर स्प्रे कर दें, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि जो अभी आपकी ट्रेडिशनल खेती चल रही है धान में, उसमें और इस साल इस इनोवेशन, इस प्रोडक्ट के साथ, या जो भी मैं स्टेज में ऐसा नहीं बता रहे हैं कि आप मार्केट में भी इस कंटेंट के साथ जो प्रोडक्ट है आप डालेंगे तो आपको वहां पे परिवर्तन साफ देखने को मिलेगा। आपकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो जा रही है, लगभग उसी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में लगभग 1 से 2 हजार इंक्रीज हो सकता है हमने जो बताया है 2-3 हजार पर एकड़ में। लेकिन आपका जो प्रोडक्शन आने वाला है वो लगभग 5 से 10 हजार तक बढ़ने वाला है, केवल इतने स्प्रे से। ये 2-3 स्प्रे आप जो ये 2 हजार का खर्च करेंगे, उसमें लगभग आपको 8 से 10 हजार का प्रॉफिट आने वाला है। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों तक उपलब्ध कराने के लिए। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और आपके क्षेत्र में धान से संबंधित क्या समस्याएं आती हैं कमेंट्स बॉक्स में बताइए, ताकि अगला वीडियो हम आपके लिए बना पाए। और अभी जितने भी किसान भाइयों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा, तो हमने पहला वीडियो बनाया है जिसमें आपको बीज का चयन, नर्सरी प्रबंधन के बारे में बताया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाके वीडियो देखिए और उसके बाद दूसरा वीडियो देखिए। और अगला हम हमारे किसान भाइयों के लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं धान की फसल में खरपतवार प्रबंधन कैसे करें उसके लिए। तो बने रहे हमारे संग, एग्रोस्टार यूट्यूब चैनल के संग। धन्यवाद।